अब लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के मॉडुलस डिस्कस किए थे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस हम तब काम में लेते हैं जब लेंथ चेंज होती है, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में जब शेप उसकी चेंज होती है। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे पॉइजन रेशो से। देखिए, पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो बेटा, जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उस वायर की लेंथ तो इंक्रीज होती ही है, लेकिन साथ में वो पतला हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा कम होगा। तो एक तरह से इस वायर में दो तरह के स्ट्रेन डेवलप हो जाते हैं। ये लेंथ बढ़ गई लेकिन क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम हो गया, ऐसे फोर्स अप्लाई करने से। तो दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे अल्फा से लिख देते हैं, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। दूसरा होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन, इसे बीटा लिख दो, चेंज इन डायामीटर डिवाइडेड बाय इनिशियल डायामीटर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ में चेंज, फ्रैक्शनल चेंज है। ट्रांसवर्स स्ट्रेन डायामीटर में फ्रैक्शनल चेंज है, डायामीटर कम हो रहा है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। दस पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। तो बेटा ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है ये, तो ये भी एक नंबर है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, और आपके लिए इंफॉर्मेशन है, लिखो इसको। बच्चों, अगर हम किसी वायर को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और ये मान लें उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, हाल है ना, ये जरूरी नहीं है। हम लोग हमेशा मानते हैं ना, डिफरेंट चैप्टर्स में ये बात करते हैं कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, रेसिस्टेंस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन ये एक तरह से आइडियल सिचुएशन की तरह मान लीजिए। सॉलिड बॉडी में ये जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहे, थोड़ा बहुत परसेंटेज चेंज 0.1 0.2 हो सकता है,
क्योंकि कोई भी डायमेंशन चेंज हो सकती है, लेंथ ज्यादा बढ़ जाए या डायमीटर ज्यादा कम हो जाए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है। यहां पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक वायर को हमने लेंथ के अलोंग स्ट्रेच किया और अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस वायर के लिए सिग्मा की वैल्यू आप बताइए, और कोई डाटा नहीं दिया। ए वायर इज स्ट्रेच्ड and its volume remain constant, calculate Poisson ratio. A wire is stretched and its volume remain constant, calculate Poisson ratio. देखो बेटा, किसी भी वायर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ एल। बच्चों रेडियस को मैं डायमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू डी बाई 2। बच्चों अगर चेंज बहुत छोटा हो तो हम जानते हैं वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज हाफ टाइम ऑफ डायामीटर में फ्रैक्शनल चेंज प्लस फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, तो यहां पर माइनस आएगा क्योंकि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। ये 0 क्यों लिखा मैंने? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, फाइनली डी बाई डी और डीएल बाई एल का रेशो कितना आ गया? हाफ या 2? 2 हाफ आया बेटा। 2 आएगा क्या? अच्छा ऊपर गलती कर दी, ये
पावर 2 है, हाफ नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 2। और बेटा सिग्मा जो होगा वो इन दोनों का रेशो होता है, तो 0.5 आ गया। एक्चुअली हम लोग एक गलती कर रहे हैं यहां पर, या तो आप माइनस यहां मत लगाइए या यहां मत लगाइए, क्योंकि हमें पता है कि ये तो डेफिनेशन का पार्ट है, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू माइनस आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने क्या हुआ, समझदारी से पहले ही माइनस लगा दिया, तो अगर वहां हम माइनस छोड़ दें तो यहां बाद में माइनस आ जाएगा और वहां प्लस आ जाएगा। तो सिग्मा का प्लस होना यही बात बता रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक बार मैं फिर इसे एक्सप्लेन कर दूं। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अगर ज्यादा नहीं हो तो इसकी पावर 2 है, यहां 2 आएगा, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर प्लस फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। हमें यहां माइनस नहीं लगाना चाहिए था, माइनस लगाने इसका नाम ऑलरेडी पॉजिटिव बना रहे हैं, तो ये रेशो माइनस आने का मतलब ये शो हो रहा है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। और यहां माइनस हमने इसीलिए लगाया क्योंकि हमें पता है फाइनली सिग्मा पॉजिटिव आना है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डायामीटर में फ्रैक्शनल चेंज हाफ टाइम होगा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। लेंथ को अगर हम 1% बढ़ाएंगे तो डायामीटर में डिक्रीमेंट कितना होगा परसेंटेज में, हाफ, आधा % कम होगा। लेकिन मैंने कहा ये जरूरी नहीं है वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट हो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है वो है 0.1% और सिग्मा की जो वैल्यू है वो 0.2 मान लेते हैं, 0.5 पर तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ए वायर इज स्ट्रेच्ड till its length increases by 0.1%. A wire is stretched till its length increases by 0.1%. If Poisson ratio is 0.2, then calculate percentage change in volume of this wire. Percentage change in volume of this wire.
देखिए बेटा, यहां तक की कैलकुलेशन तो अपने काम की है, इसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट की कंडीशन थी उस क्वेश्चन में जो यहां नहीं है, तो आगे हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम सिग्मा से आए तो हम जानते हैं डेल्टा डी बाय डी, या डी डी बाय डी सिग्मा इंटू डीएल बाय एल होता है माइनस के साथ। ये 0.2 है, 0.1% है, तो 10 टू द पावर -3 आ गया। 0.1%, 0.1 बाय 100 फ्रैक्शनल चेंज होगा, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4। फिर हम जानते हैं डीवी बाय डी जो होता है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो होगा 2 टाइम्स हो, अब दोबारा से माइनस माइनस मत कर देना, वो माइनस ऑलरेडी है, तो डी डी बाई डी कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये माइनस बाहर आ गया, प्लस डीएल बाई डी कितना है 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये तो 10 बचेगा और ये 4 बचेगा, -4, 10 - 4 कितना आएगा 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -4 फ्रैक्शनल चेंज है, और परसेंटेज चेंज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने पास एक स्टील रिंग है, सर्कुलर रिंग है स्टील की, उसका डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, सुनना, और मेरे पास एक सिलेंडर है या कोई डिस्क मान लीजिए कुछ भी, उसका डायामीटर रिंग के डायामीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, 40.05 सेंटीमीटर, 40.05 सेंटीमीटर, और रिंग का डायामीटर था 40 सेंटीमीटर। मुझे इस रिंग को इस सिलेंडर पर या डिस्क पर फिट करना है, तो थोड़ा खींच कर और फिर फिट करेंगे ना, जस्ट लाइक कुकर के ढक्कन पर रबर चलाते हैं, रबर की रिंग, उस तरह से। बेटा स्टील का वाय दिया हुआ है 200 जीपीए, व्हाट इज दिस, गीगा पास्कल, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 11 हो गया, और उस रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो आप बताइए वायर में, रिंग में कितना टेंशन डेवलप हो जाएगा। अब एक बार वापस से क्वेश्चन सुनिए, वैल्यू आपके सामने, टेंशन मत लो। वी हैव ए स्टील रिंग ऑफ डायामीटर, not cross section, diameter of the ring is 40 centimeter. We have to fitted this ring on a cylinder of diameter 40.05 centimeter. Young's modulus is 2 into 10 to the power 11 Pascal, and cross section area of the ring is 1 millimeter square. Calculate tension developed in the ring. रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा ये निकालना है।
देखो बेटा, रिंग का डायामीटर 40 है, तो रिंग की लेंथ 2 पाई आर होगी ना, डायामीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लेते हैं रिंग का लेंथ 2 पाई स्मॉल आर है, और जो सिलेंडर है उसका डायामीटर थोड़ा ज्यादा है, उसको 2 पाई कैपिटल आर मान लेते हैं। तो मुझे 2 पाई स्मॉल आर की लेंथ को बढ़ाकर 2 पाई कैपिटल आर करना है, तो चेंज इन लेंथ कितना आया? 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वैल्यू बाद में पुट करेंगे बच्चों। टेंशन का मतलब मुझे एफ निकालना है, फोर्स। स्ट्रेस होता है y इंटू स्ट्रेन, तो फोर्स आ जाएगा y a डेल्टा L बाय L। इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11, क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -6। बेटा डेल्टा L और इनिशियल लेंथ 2 पाई स्मॉल आर था, 2 पाई कट गया, r माइनस आर अपॉन स्मॉल आर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 तो ये बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी बचेगा डायामीटर। तो चेंज इन डायामीटर कितना है? 0.05 सेंटीमीटर में आएगा, और इनिशियल डायामीटर कितना है? ये भी सेंटीमीटर में है। तो बच्चों कितना आ गया? ये पावर 3 बचा है, 2 गई तो 5 2 जा 10, वो 10 से 10 कट गया, 1/4 कितना होता है? 0.25। 0.25 को पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 250 न्यूटन। बच्चों एक वायर है, उसको 2 रिजिड सपोर्ट्स के बीच में हमने स्ट्रेच किया हुआ है। इस वायर की टोटल लेंथ हम L मान लेते हैं, 2L लेंथ मान लो, टोटल लेंथ 2L। बीच में जब कोई वेट लटकाया तो ये थोड़ा सा डिप्रेस होगा, बहुत कम। मैं डायग्राम में तो ज्यादा दिखाऊंगा, लेकिन लेंथ के कंपैरिजन में ये डिप्रेशन बहुत कम है। तो बच्चों ये डिप्रेशन हम x मान लेते हैं और टोटल लेंथ 2L। ये W लटकाने पर आएगा, कोई वेट लटकाया W,
एक्स एल से बहुत छोटा है, आपको स्ट्रेन बताना है कितना आएगा इस वायर में। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है अगर आप गौर से देखें तो, क्योंकि मैंने सिंपल स्ट्रेन ही पूछा है, तो ना तो वाई काम आएगा ना क्रॉस सेक्शन काम आएगा। एक्स और एल की टर्म्स में स्ट्रेन बताना है आपको बस। मैंने कहा ना, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 कॉमन ले लेंगे। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल, 2 कॉमन आ गया। स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया? एल से डिवाइड कर रहा ना बेटा, तो ये तो 1 हो गया, एल इसके अंदर गया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, अगर चूंकि एक्स बहुत छोटा दे रखा है बाइनोमियल यूज कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर पावर हाफ माइनस 1 हो गया ये, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर माइनस 1 बचा, 1 कट गया। एक मिनट, एक गलती यहां हुई है, इनिशियल लेंथ 2l थी, तो डिवाइड 2l से करेंगे तो ये 2 कैंसिल होगा और यहां पर 2 बचेगा।
हम डन। अब लिखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो हमें इलास्टिक या इंटर मोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाकर वर्क करना पड़ता है, और हमारा ये वर्क वायर के अंदर स्टोर हो जाता है। किसी वायर को खींचा तो वर्क करना पड़ा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट लाइक स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर, फार्मूला भी वैसा ही आएगा, बस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ना, के जो होता है वो वाई ए अपॉन एल होता है, बताया जाएगा क्या वो, तो बस उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। लिखो, when a wire is stretched, when a wire is stretched, comma, work is done by external force against elastic forces, against elastic force, work is done by external force against elastic force, full stop. This work is stored as elastic potential energy of wire. This work is stored as elastic potential energy of wire. और बेटा इसकी वैल्यू होती है U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसको कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रेस को हम क्या लिखें? स्ट्रेस को हम लिखते हैं वाई इंटू स्ट्रेन, चलेगा? तो स्ट्रेन स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा ए एल, है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इंटू लेंथ। बच्चों स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, करेक्ट? तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इंटू ए इंटू एल, हाफ वाई ए अपॉन एल अलग बचा और डेल्टा एल का स्क्वायर अलग बचा। बस बच्चों मैंने इसे इस फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट किया है ताकि आप देख पाए ये हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। हाफ वायर का कांस्टेंट वाई ए अपॉन एल होता है और ये इलोंगेशन एक्स होता है, तो दिस इज जस्ट लाइक इक्वल टू हाफ। तो आप वहीं से करना शुरू करना ना, आप भूल जाएं तो आप इतना लंबा प्रोसेस मत कीजिए, हाफ के एक्स स्क्वायर यूज कीजिए और के को वाई ए अपॉन एल पुट कीजिए। तो बच्चों इसको हमने हाफ के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो हम कह सकते हैं वायर के लिए वाई ए अपॉन एल इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होता है। इस पर देखिए क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक वायर है लंबा यहां तक, यंग्स मॉडुलस वाई है, क्रॉस सेक्शन ए है और इसका लेंथ एल है। वायर के
नीचे एक स्प्रिंग लगा दी और एक m मास का ब्लॉक लटका दिया और स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। अगर हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे खींचकर छोड़ दें तो ये ऑसिलेशन करेगा। बच्चों ज्यादा रोल तो स्प्रिंग का ही होगा, लेकिन अगर हम यहां पर वायर को कंसीडर करें चेंज इन लेंथ को, तो बच्चों वायर में भी थोड़ी सी लेंथ चेंज अगर होगी तो वो भी रीस्टोर होगी। तो ये दो स्प्रिंग एक तरह से सीरीज में बन जाएगी। हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऐसे हम डिस्कस कर चुके। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के होता है, दोनों सीरीज में है, तो 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। वायर का k तो वाई ए अपॉन एल हो जाएगा, स्प्रिंग का k डायरेक्ट दिया हुआ है, आप वैल्यू पुट कर दो। हाँ बेटा, इसका आंसर आएगा 2 पाई m बाई के होता है। तो 1 अपॉन k1 ये तो स्प्रिंग का ले लेंगे और 1 अपॉन k2 वायर का, और वायर का ये होता है वाई ए अपॉन एल। तो ये डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने क्योंकि इसमें कुछ करने का है नहीं, ठीक है ना। लेकिन बेटा वायर के लिए जो के होता है वो बहुत ज्यादा आएगा, उतना स्प्रिंग का के नहीं होता है, इसलिए डोमिनेटिंग वायर होगा यहां पर। के की टर्म्स में बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक स्टील वायर 1 मीटर का ले लो, क्रॉस सेक्शन उसका 2 मिलीमीटर स्क्वायर ले लो, पतला वायर, तो वायर का के कितना आएगा? वाई ए अपॉन एल। स्टील का 2 इंटू 10 टू द पावर 11 होता है। 2 मिलीमीटर अगर मैं ले लूं तो 10 टू द पावर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -6 आएगा। लेंथ अगर 1 मीटर ले लें तो 4 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का अक्सर इतना कोई नहीं होता, लेकिन 1 अपॉन के करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 1 अपॉन के करेंगे तो ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल आएगी यहां पर, और ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पर सीरीज में हम कह सकते हैं स्प्रिंग की वजह से ऑसिलेशन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम वायर को और स्प्रिंग को पैरेलल में लगा देते तो नीचे k1 प्लस k2 आता, उस कंडीशन में वायर डोमिनेटिंग होता। क्योंकि हम जानते हैं अगर एक वायर को और एक स्प्रिंग को पैरेलल में लगा दे तो बॉडी को नीचे खींचेंगे तो स्प्रिंग तो ना के बराबर खींचेगी, क्योंकि वायर में इलोंगेशन कम होगा। जितना वायर में इलोंगेशन होना है उतना ही स्प्रिंग में होना है, तो वहां स्प्रिंग का रोल कम होगा। तो हो सकता है कभी इन चीजों पर क्वेश्चन बन जाए, ये है।
अब देखिए थर्मल स्ट्रेस, मेरे छोटे छोटे टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन तो सारे ही फार्मूला बेस्ड है, इसलिए इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है इन चैप्टर्स में। इन चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है। बच्चों, अगर हम एक रॉड को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फंसाकर गर्म करें तो रॉड फैलने की कोशिश करेगी, लेकिन एक्चुअली दोनों तरफ सपोर्ट्स रिजिड है तो उसे फैलने में दिक्कत आएगी, फैल नहीं पाएगी। इसलिए उसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। टेंशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। बच्चों, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेल की पटरियां, उनके बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है ताकि वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से फैले तो वो गैप उनको मुड़ने से बचा ले। वरना अगर आपने गैप नहीं छोड़ा तो या तो स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन वहां पर उल्टा होता है, ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठंड के दिनों में क्या वो सिकुड़ने की कोशिश करती है रॉड, उसकी वजह से उसमें एक स्ट्रेस आ जाता है। अगर वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ तो पटरियां टूट सकती हैं, क्योंकि हर वायर का एक पर्टिकुलर ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गया तो वायर या वो पटरी टूट जाएगी। तो ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं अपने ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, ये भी थोड़ा सा ढीला इसीलिए छोड़ते हैं कि सर्दियों के दिनों में ये वायर की लेंथ थोड़ी कम होती है। अगर आप इसको ढीला नहीं छोड़ते, पहले से ही टाइट बना देते, तो उनमें इतना टेंशन डेवलप हो जाता, स्ट्रेस डेवलप हो जाता कि वो टूट जाते। तो थोड़ा सा ढीला छोड़ने से सर्दियों, आप देख लेना, गर्मियों में उसमें ज्यादा स्लैग होगा नीचे, और सर्दी में थोड़ा सा उसका जो नीचे से डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। तो ये सब रीजन है। तो हमें वो थर्मल स्ट्रेस का एक फॉर्मूला निकालना है। तो मान लीजिए ये कोई रॉड है और ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फंसा है ऐसे। तो बच्चों, इस रॉड को गर्म करके पहले हम ऐसा करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हम ये मान लेते हैं सपोर्ट्स नहीं है, तो रॉड को गर्म करूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, बढ़ने देते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में हम निकाल चुके लेंथ में चेंज कितना आता है। फिर हम क्या करेंगे, उसे वापस उतनी लेंथ तक, इतनी लेंथ तक वापस कंप्रेस करेंगे तो स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन आएगा और वाई हमें पता है तो उससे स्ट्रेस आ जाएगा। तो हम दो स्टेप में काम करेंगे। पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सपोर्ट्स नहीं है और रॉड फैल रही है। तो बच्चों याद करो, थर्मल एक्सपेंशन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अल्फा इंटू डेल्टा टी होता था, करेक्ट। तो हमारे टेम्परेचर बढ़ाने से इतना लेंथ बढ़ गया, लेकिन मुझे तो वापस उतना ही लेंथ लाना है। जब इतनी लेंथ बढ़ने के बाद वापस मैं लेंथ को कम करूंगा तब स्ट्रेस डेवलप होगा। पहले जब हमने बढ़ने दिया था तो स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ था। तो बेटा बाद में जब लेंथ को वापस कम करूंगा तो स्ट्रेस आएगा y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन उतना ही होगा जितना वो एक्सपेंड हुआ था। तो बेटा थर्मल स्ट्रेस का ये फार्मूला आ गया आपके पास, y अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और y इसका यंग्स मॉडुलस है। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो भी स्ट्रेस डेवलप होगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी, एक कंप्रेसिव होगा दूसरा टेंसाइल होगा, करेक्ट। वैल्यू दोनों इसी से निकालनी है।
बच्चों एक मिसकंसेप्शन है, रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील वायर? वाई किसका ज्यादा होता है? मुझे पिछले बैच में रिवर्स आंसर मिला, क्योंकि हमें लगता है ना कि रबर ज्यादा आसानी से खींचता है, तो जबकि हमें देखना है फोर्स किसमें हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। एक और बात, अगर हमें दो रॉड दी जाएं सेम डायमेंशंस की, ये दो वायर है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, y1 एंड y2, तो इनके लिए इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन इज, we have two wires of identical dimensions, same length and same cross section, having Young's modulus y1 and y2. If they are connected in series, तो इनका इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस क्या होगा? अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस क्या होगा? बच्चों इक्विवेलेंट हम किसे बोलेंगे? दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करके हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और टोटल चेंज इन लेंथ कुछ आई। अब इन दोनों वायर्स को हटाकर मैं एक थर्ड वायर ले लूं जिसकी लेंथ L प्लस L 2L हो, क्रॉस सेक्शन सेम हो, और सेम फोर्स लगाने पर उस अकेले वायर में चेंज इन लेंथ भी सेम आना चाहिए, तो वो सिंगल वायर का जो y होगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। तो जैसे दो वायर पहले सीरीज में कनेक्ट किए, दोनों तरफ F फोर्स लगाया, एक तरफ से रिजिड कर दो तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ में बात बराबर है। बच्चों इसमें चेंज इन लेंथ कितना आएगा? डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 डेल्टा L क्या होता है? FL अपॉन वाई है, टेंशन तो सेम है।
एफ एल अपॉन y1a और ये एफ एल अपॉन y2a। और बच्चों अगर हम 2l लेंथ का एक सिंगल वायर लेते तो उसमें चेंज इन लेंथ कितना आता, सेम फोर्स अप्लाई करने पर एफ 2l अपॉन ya। उसका थर्ड वायर का यंग्स मॉडुलस y लेंगे, क्रॉस सेक्शन सेम लेंगे। बेटा a कट गया, l कट गया, f भी कट गया, यस। तो ये आ गया 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन y1 प्लस 1 अपॉन, तो y इक्विवेलेंट आ गया 2 y1 y2 या हम इनको स्प्रिंग कांस्टेंट से भी कर सकते हैं, दोनों सीरीज में है। तो 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, वो यहीं से आ रहा है, ये वही है। तो ये 1 अपॉन के होता है y a अपॉन r। अब लेंथ 2l लेना पड़ेगा, उसमें f लेने की जरूरत नहीं है, f कट जाएगा। ये 1 अपॉन k1 है, y1 a अपॉन l, f नहीं आएगा, f यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां ये 1 अपॉन k2 है, उससे भी आ जाएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हम लोग एक कर्व बनाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक वायर के लिए। बच्चों एक वायर को छत से लटकाकर उस पर नीचे लोड लगा दें और उसे इंक्रीज करें। ये चैप्टर्स इंफॉर्मेटिव है बहुत ज्यादा। और स्ट्रेन और स्ट्रेस में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। लोड बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, ऐसे पहले स्ट्रेट लाइन आता है, फिर थोड़ा सा ये ऐसे कर्व हो जाता है और फिर उसके बाद बढ़ता है और फिर टूट जाता है। तो ज्यादा अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह मतलब आपको ग्राफ में थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट है। हालांकि कुछ जगह प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट को अलग अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है। वो कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो वो होती है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद थोड़ी देर तक वो प्रोपोर्शनल तो नहीं होते लेकिन इलास्टिक बिहेवियर बना रहता है। इलास्टिक बिहेवियर बने रहने को हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लें तो बॉडी अपनी इनिशियल शेप को रिगेन कर ले, तो हम बोलेंगे वो इलास्टिक है। उसके भी बाद अगर हम अलग अलग मान लें तो ये मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ये थोड़ी देर इसके बाद इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड पॉइंट और ये ब्रेकिंग पॉइंट। इन 4 पॉइंट को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, बॉडी इलास्टिक तो है ही। इलास्टिक लिमिट तक P और E के बीच में बॉडी का प्रोपोर्शनल बिहेवियर नहीं है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, लेकिन इलास्टिक बिहेवियर है। यानी कि अगर E पॉइंट तक हम फोर्स को लगाकर वापस हटा लें तो बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर लेगी, लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगता है। बेटा अगर आप किसी वायर पर वास्तव में बहुत ज्यादा लोड लटका दोगे ना तो आप देखना खराब हो जाएगा, वास्तव में खराब हो जाता है। कुछ ज्यादा खींच दें स्टील वायर को तो इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम लोड को और इंक्रीज करें तो फिर उस लोड को रिमूव करने पर वायर अपनी इनिशियल शेप को रिगेन नहीं करेगा, उसमें कुछ स्ट्रेन बचा रह जाएगा। इसका मतलब वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज कर रहा है, खो रहा है। तो यील्ड पॉइंट तक तो वायर फिर भी वापस आता है। Y इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, P इज proportionality limit, E is elastic limit, Y is yield point,
और B इज ब्रेकिंग पॉइंट। तो बच्चों इसके बाद बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है वायर का। अगर आप इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे तो आप एक ऐसा देखेंगे जैसे हम चिंगम खाने के बाद उसे खींच देना, ऐसे ही वायर का कुछ बिहेवियर हो जाएगा। वायर को बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी यही हालत होती है उसकी। तो उसके बाद अगर आप स्ट्रेस और बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वायर चिंगम की तरह खींचेगा और थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। तो आप देखिए Y से B तक बिना स्ट्रेस बढ़ाए वायर खिंचता जा रहा है, मतलब खराब हो गया पूरी तरह से, प्लास्टिक बिहेवियर टाइप हो गया इसका। तो ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? यहां तक हम इलास्टिक रीजन बोलते हैं और इसके बाद प्लास्टिक रीजन। तो बच्चों बस इस ग्राफ को बनाकर ये पॉइंट्स लिख लो, इसमें मैंने जो बोला वो थोड़ा बहुत याद कर लो, या उसको आप लिखना चाहे तो अपने आप लिख लो। बच्चों एक वायर पर अगर जैसे ये ना वायर जब ये टूटेगा, या हम मान लेते हैं एक वायर है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस थोड़ा पहले ही है, इस पॉइंट से पहले, तो जब उसमें बहुत ज्यादा लोड लगा देंगे तो वायर अचानक टूट गया मान लो, तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां गई? हमने वायर पर लोड लटकाया, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई, फिर वायर टूट गया या हमने काट दिया, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां गई? वायर गर्म हो जाएगा। वायर यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमसे चेंज इन टेम्परेचर पूछ सकता है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पहले से पता है, हाफ kx², इसे ms डेल्टा डी के इक्वल कर देंगे। करेक्ट बच्चों? एक और इंफॉर्मेशन एसएचएम में भी हमने डिस्कस किया था, अगर हम किसी वायर को ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करने का मतलब ऐसे मरोड़ दे, तो उसके लिए हमें एक टॉर्क लगाना पड़ता है। टॉर्क की वैल्यू थी सी थीटा। तो बच्चों यहां पर जो सी की वैल्यू है, ये सब फॉर्मूला का डेरिवेशन तो अपन को नहीं आता, अपने है ही नहीं सब, लेकिन बस वो फॉर्मूला मुझे आता है इसलिए मैं आपको बता दूं। तो अगर एक रॉड है, उसका एक एंड फिक्स करके हम इसे ट्विस्ट करें ऐसे, इसका रेडियस r है, रॉड की लेंथ l है, और अगर हम ऐसे ट्विस्ट करें थीटा एंगल से, तो हमें जो टॉर्क लगाना पड़ेगा वो होगा सी थीटा। ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं। C इज कॉल्ड टॉर्जनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है बेटा पाई ईटा अपॉन 2l।
अच्छा, आप लोगों को है ना पूरा रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं होती। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दो चीजें होती हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r raised to the power 4 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसे आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर एक लंबा वायर होगा तो इसे ट्विस्ट करना आसान है, क्योंकि लेंथ ज्यादा होने पर c कम होता है तो टॉर्क भी कम चाहिए। सिमिलरली पतले वायर को ट्विस्ट करना आसान है, क्योंकि r कम होगा तो भी c कम होगा तो टॉर्क कम होगा। लेकिन छोटा वायर हो या मोटा वायर हो, उसे ट्विस्ट करना मुश्किल है। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन कहीं काम आ सकती है। वैसे तो इस पर क्वेश्चन बहुत कम होते हैं अपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर ये कॉपी कर लो आप। तो बच्चों, इलास्टिसिटी हम यहीं कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके।